अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो हर कोई जमा कर ही लेता है इवेंचुअली। लेकिन ये कैसे कंफर्म किया जाए कि आपको पक्का वीज़ा मिलने ही वाला है। और एक और चीज़ के बारे में बात करूंगा, बहुत सारे जो नए लोग वीज़ा फाइल करते हैं उनको नहीं पता होता है। अगर आपका जो कोर्स है कनाडा में वो कोऑप से रिलेटेड है तो देखो गाइस, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं तुम लोग को अभी बताऊंगा, वो तुम लोग को ध्यान से नोट कर लेना है या फिर दिमाग में रखना है, जो कि आपको पक्का फॉलो करना है आपकी वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि मेरा वीज़ा आ चुका है और मेरा वीज़ा सिर्फ 10 दिन के अंदर ही आया है। और मैं तुम लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी अपने वीज़ा को फाइल करते टाइम पे, जिस वजह से मेरा वीज़ा 10 दिन के अंदर आया। और साथ ही मैं तुम लोग को बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप लोग भी अपना वीज़ा फाइल करने जा रहे हो तो। और अगर तुम लोग ने इस वीडियो को पूरा देखा और समझा कि मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी और तुमने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो हो सकता है तुम्हारा वीज़ा भी 10 दिन के अंदर आ जाए या फिर उससे कम टाइम में भी आ जाए। तो फिर सीधा हम वीडियो पे चलते हैं। तो वीज़ा फाइलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी कनाडा जर्नी में, चाहे आप फिर स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या फिर कोई भी अदर कैटेगरी का वीज़ा। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं स्टडी वीज़ा के बारे में, क्योंकि मेरा भी स्टडी वीज़ा ही लगा है। तो इसीलिए जितनी भी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा वो स्टडी वीज़ा लगाने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है वही सारी चीज़ें होंगी। देखो, अभी तक हम लोग ने कॉलेज में एडमिशन एक्वायर कर लिया है, मेडिकल करवा लिया है, बायोमेट्रिक्स करवा लिया है, जीआईसी सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी हम लोग ने इकट्ठा किए हैं वो सारे हम लोग को अभी यूज़ में आएंगे वीज़ा फाइल करते टाइम पे। अभी जो वीज़ा फाइलिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी कनाडा जर्नी के लिए, क्योंकि अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो आप कंफर्म हो जाओगे कि आप पढ़ने पक्का ही जाने वाले हो। और आपका वीज़ा जितना जल्दी अप्रूव हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टेंशन होता है अपने सर पे जो कि फटक से कम हो जाता है अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। तो चलो अभी हम लोग सीधा बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आप लोग को लगेंगे वीज़ा फाइल करते टाइम, और जो कि मुझे भी लगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को लगेगा 10th और 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। दूसरे नंबर पे आप लोग को लगेगा आपके जो बैचलर्स डिग्री है उसके सारे सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट। थर्ड नंबर पे आता है आपने जो इंडिया में बैचलर्स की है उसकी आपको डिग्री लगेगी, या फिर किसी कारण से आपके पास उसकी डिग्री नहीं है तो आपको प्रोविजनल डिग्री लेनी पड़ेगी। अब फोर्थ नंबर पे आपके जो कनाडा में जो आपने कॉलेज सिलेक्ट किया है उससे जो आपको ऑफर लेटर मिला है वो। और जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट है वो है कनाडा के जो कॉलेज में आपने फीस भरी है वो 1 साल की फीस का पूरा रिसीट। तब आ जाते हैं 6 नंबर के सर्टिफिकेट पे, वो है जीआईसी सर्टिफिकेट। अभी जो जीआईसी सर्टिफिकेट होता ये है कि आप 10,000 कैनेडियन डॉलर्स एक बैंक में जमा कराते हो कनाडा के, जो कि आपका 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस है। अब सेकंड नंबर के डॉक्यूमेंट पे आते हैं जो कि आपका मेडिकल एग्जाम का पीडीएफ। जब आप मेडिकल एग्जाम कराओगे तो एग्जाम करवाने के बाद आपको ईमेल पे एक पीडीएफ आएगा मेडिकल एग्जाम का, तो वो आपको वीज़ा फाइल करते टाइम पे अपलोड करना है। और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में मैंने बात की अपनी मेडिकल एग्जाम वाली वीडियो पे, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड। अब 8 नंबर पे है आपका पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक दोनों का पीडीएफ। 9th नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपकी फैमिली का इंट्रोडक्शन देना है, आपने इंडिया में क्या पढ़ाई की है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है, और आप कनाडा ही क्यों जाना चाहते हो उसके बारे में भी लिखना है। साथ ही में आपको ये लिखना है कि जो कनाडा में आपने कोर्स सिलेक्ट किया होगा वो पर्टिकुलर कोर्स से आपने क्यों सिलेक्ट किया है, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, वो सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। और साथ ही में आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में अच्छे से बताना है और उनको ये कन्विंस करना है कि आप अफोर्ड कर सकते हो कनाडा में रहना। और आपको बताना है अपनी फ्यूचर प्लान्स के बारे में कि आपने ये कोर्स करने के बाद, कनाडा में पढ़ाई करने के बाद आपके प्लान्स क्या है, आप क्या क्या करने वाले हो। ओके, फिर 10th नंबर पे आ जाता है आपका प्रूफ ऑफ फंड्स। अभी जो प्रूफ ऑफ फंड्स है वो दिखाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को बताऊंगा कि प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है। अब प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना कंपलसरी क्यों नहीं है? देखो, हम लोग ने 1 साल की फीस भरी है और 1 साल का जीआईसी भरा है, और साथ ही अगर आपका आईएलटीएस में ओवरऑल 6 बैंड है तो आपका वीजा एसडीएस कैटेगरी में लगेगा, जिससे ये होता है कि आप लोग को और ऊपर से कोई भी फंड दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्रूफ ऑफ फंड दिखाएं, जिसमें कि आपके अगले साल की जो फीस है वो हो और साथ ही अगले साल का जो लिविंग एक्सपेंस है वो भी हो। अभी प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने से होता ही है कि जो आपकी प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और आपको जो वीज़ा मिलने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और 11 नंबर पे लास्ट में आ जाता है अपना आईएलटीएस का एग्जाम रिजल्ट। और मैं तुम लोग को ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर तुम लोग ने अभी तक आईएलटीएस का एग्जाम दिया नहीं है या फिर देने वाले हो, तो मैंने चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड
सारे मॉड्यूल्स की वीडियो भी डाल रखी है, तो तुम लोग उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो यही थे सारे डॉक्यूमेंट जो कि मुझे लगे थे अपना वीज़ा फाइल करते टाइम, और आप लोग को भी होपफुली यही लगेगा। इससे ज़्यादा और कुछ भी लगेगा तो आप लोग को वीज़ा फाइल करते टाइम खुद से वो चीज़ पता चल जाएगी, तो कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो हर कोई जमा कर ही लेता है इवेंचुअली, लेकिन ये कैसे कंफर्म किया जाए कि आपको पक्का वीज़ा मिलने ही वाला है। तो देखो गाइस, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं तुम लोग को अभी बताऊंगा, वो तुम लोग को ध्यान से नोट कर लेना है या फिर दिमाग में रखना है, जो कि आपको पक्का फॉलो करना है आपकी वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे। सबसे पहले तो वीज़ा फाइलिंग के पहले ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका कॉलेज और कोर्स सिलेक्ट करते टाइम पे। तो आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किया है वो DLI अप्रूव्ड होना चाहिए, और दूसरी बात है कि जो आपका जो कोर्स है वो आपने इंडिया में जो बैचलर्स की डिग्री की है या फिर कोई भी पढ़ाई की है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में मैंने इंडिया में इंजीनियरिंग की है IT से, और जो मैं कनाडा में कोर्स ले रहा हूँ वो भी मेरा IT बैकग्राउंड से रिलेटेड ही है। अब हम लोग बात करेंगे फंड्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी वीज़ा फाइल करते टाइम। आप लोग जरूर से उनको और फंड्स दिखाना, क्योंकि एक साल तक की तो आपने GIC भर रखी है और फीस भी भर रखी है, लेकिन दूसरे साल का क्या? दूसरे साल तो आपको फिर से फीस भरनी है, और GIC तो खत्म हो चुकी होगी, तो आपको लिविंग एक्सपेंस भी निकालना है। तो आप उनको इतना फंड्स दिखा दोगे कि आपके पास इतना पैसा है, आप दूसरे साल भी अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, तो आपकी प्रोफाइल और स्ट्रांग हो जाएगी और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे। और लास्ट में मैं तुम लोग को बताऊंगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पूरा गेम है ना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का ये, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट तुम लोग को मैंने वीडियो में बताए वो हर कोई जमा कर लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जिनके वीज़ा रिजेक्ट होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं उनका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा ना होने की वजह से। आप लोग जब अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाओगे तो बहुत ही अच्छे से आपको बनाना है। क्या क्या इंक्लूड होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वाले डॉक्यूमेंट के इसमें बताया है क्या क्या होता है। तो अगर आप लोग को ध्यान में नहीं हो तो आप बैक लेके वहाँ से देख सकते हो। और साथ ही में अगर आप लोग को टेम्पलेट चाहिए कि जो मैंने फॉलो किया था अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो देखना है, तो आपको पर्सनली DM करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, तभी मैं दिखाऊंगा, ओपनली नहीं दिखा सकता। और एक और चीज़ के बारे में बात करूंगा, बहुत सारे जो नए लोग वीज़ा फाइल करते हैं उनको नहीं पता होता है। अगर आपका जो कोर्स है कनाडा में वो कोऑप से रिलेटेड है तो आप लोग को SW1 कैटेगरी वाला वीज़ा मिलेगा, और अगर आपका कोऑप नहीं है तो आपको S1 वाला वीज़ा मिलेगा। तो जब आप लोग वीज़ा फाइल कर रहे होगे वहाँ पे कोऑप का सेक्शन होगा, उसको आपको ध्यान से भरना है अपने अकॉर्डिंगली। और बस यही था, इसके अलावा तो मैंने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉलो नहीं किया। यही 2-3 चीज़ों का मैंने भी ध्यान रखा, और हर चीज़ को मैंने रीचेक किया है 3 से 4 बार सबमिट करने से पहले। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को तो मुझे ही पता है कि मैंने कितने बार डिलीट करके फिर से बनाया है। 10 से 15 बार उसको अच्छे से रीचेकिंग करना, हर एक स्पेलिंग मिस्टेक चेक करना, ग्रामर चेक करना, जो लिखा है वो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी और से लिखवा दिया और आप लोगों को कुछ पता ही नहीं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखा क्या है। तो इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया, अगर आप लोग भी इसको फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपका वीज़ा भी 10 दिन के अंदर ही आ जाए, या फिर उससे भी कम दिन में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वीज़ा तो 6-6 दिन में भी आया है। तो अगर आप भी अपना वीज़ा फाइल करने वाले हो तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट, आपका भी वीज़ा बहुत जल्दी ही आ जाए। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी या फिर थोड़ा भी कुछ सीखने मिला या समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना उस बंदे के साथ में जिसको इसकी ज़रूरत है, और साथ ही कमेंट सेक्शन में आपके कोई भी डाउट या फिर कुछ और भी चीज़ आप पूछना चाहते हो तो वो पूछ सकते हो। और अगली वीडियो होने वाली है PPR के ऊपर, और कैसे मैंने मेरे पासपोर्ट का एनवलप रेडी किया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने उसमें डाले हैं। तो अगर तुम लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।